हेलो एवरीवन, 7th क्लास आपका थर्ड टॉपिक ले रही हूँ मैं आज। आपका थर्ड टॉपिक है बेटा फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक। तो ये आपका थर्ड टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। यानी जो फाइबर होता है, फाइबर बहुत छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, फाइबर मतलब होता है रेशा। क्या होता है? रेशा। ठीक है, फाइबर मतलब होता है रेशा। रेशा यानी धागा। ठीक है, तो जो रेशा होता है यानी फाइबर होता है, उससे फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, यानी कपड़ा कैसे बनाया जाता है उससे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको स्लाइड से बनाया है, मतलब खुद बनाई मैंने ये स्लाइड, और ये स्लाइड से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगी बेटा। तो फर्स्ट स्लाइड आपकी है, आपको जैसे कि दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। ओके, तो सबसे पहला है कि फाइबर्स आर वेरी स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइबर कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे छोटे मतलब बहुत पतले होते हैं। और आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जो फाइबर होता है, फाइबर से यान बनाई जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग यानी ऐसे घुमाना, जैसे चरखा बनाते थे उस टाइम, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा चरखा गांधी जी जो चलाते थे, उसमें फाइबर से छोटे धागों को, छोटे रेशों को इकट्ठा करके उससे एक मजबूत धागा बनाया जाता था, जिसको क्या बोलते हैं? यान कहा जाता। तो पहले फाइबर बनता है, उसके बाद यान, देन फैब्रिक। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका कि they are obtained from many plants and animals as well as are man made। ठीक है, ये जो फाइबर्स होते हैं, ये आपने 6th क्लास में पढ़े थे कि एनिमल से भी बनते हैं। किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं आपको, और प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, और किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और कुछ मैन मेड होते हैं जिन्हें आप क्या बोलते हो? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये आपने 6 में पढ़े थे, जैसे नायलॉन होता है, टेरिलीन होता है, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर, जो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। ठीक है बेटा, सिंथेटिक मतलब जो फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, और नेचुरल होता है, नेचुरल जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, मतलब नेचुरल चीज़ों से मिलता है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए, आपको एक यहाँ पे आपको शिप का डायग्राम दिखा रखा है मैंने, ये आपकी बुक में भी है। तो यानी ये वुड यील्डिंग एनिमल है बेटा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है वो दिखा रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट है आपका नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट क्या है आपका? नेचुरल फाइबर, यानी जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल एंड मैन मेड होते हैं। तो फर्स्ट आपका जो नेचुरल फाइबर है बेटा, फर्स्ट टाइप है जो नेचुरल फाइबर, वो मैंने बताया था पहले कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, जो नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं। तो जो एनिमल फाइबर्स हैं वो हमें किस कौन कौन से होते हैं? वो वूल होता है और सिल्क। ठीक है, वूल यानी ऊन। ऊन आप सब लोगों ने देखी है, सर्दियों में आप स्वेटर बनाते हैं, आपकी मम्मी स्वेटर बुनती हैं, आपने देखा होगा कैसे बुनाई की जाती है। ठीक है, तो ये वूल और सिल्क। सिल्क की साड़ियाँ आपने देखी होगी, जैसे सिल्क, रेशम सिल्क को क्या बोलते हैं? रेशम। तो ये कुछ एनिमल फाइबर्स हैं जो एनिमल से मिलते हैं। और प्लांट्स से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? कॉटन एंड जूट। कॉटन यानी रुई। आपने कपास के पौधे सुने होगा, कपास के पौधों से क्या मिलता है हमें? उसके फ्लावर से कॉटन। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पर कुछ है आपका वूल यील्डिंग एनिमल, जो हमें ऊन देते हैं। उन एनिमल का जैसे कैमल हो गया, अंगोरा गोट हो गई, याक हो गया, शीप हो गया, लांबा हो गया, पीस हो गया। ठीक है, ये कुछ एनिमल हैं जो हमें क्या देते हैं? ऊन देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से आपकी बुक से खींच के इसमें लगाया है, आप चाहें तो बुक में भी देख सकते हैं बेटा। ये कुछ एनिमल्स हैं, ये देखिए, ये ऊपर अंगोरा गोट है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये वाला जो अंगोरा गोट है, फिर ये गोट है, ये कैमल है, ये याक है, ये लांबा है, और ये क्या है? एल्पाका। ठीक है, ये कुछ एनिमल अलग अलग रीजन्स में मिलते हैं, लेकिन इनसे क्या प्राप्त होती है? इनसे ऊन प्राप्त होती है बेटा। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट देखिए, इसी स्लाइड में आपको नेक्स्ट जो लाइन है आपकी वो है कि सिल्क इज़ ओब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। जो सिल्क होती है, रेशम होता है, वो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है।
और कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट इसी टॉपिक में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बेटा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड है आपकी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपकी? प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी प्रोसेसिंग फाइबर टू वूल, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि जो फाइबर होता है, बहुत छोटा धागा होता है, उससे ऊन कैसे बनाए जाते हैं। जो ऊन आप मार्केट में देखते हो ना, गोले होते हैं, लच्छीदार होते हैं, ये ऊन कैसे बनती है फाइबर से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आपके, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, मतलब बहुत सारी तरीक़ों से लास्ट में फाइनल जाके आपकी ऊन बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया आपका, स्टेप फर्स्ट है जो, वो है शेयरिंग। उसको क्या कहते हैं? शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है कि रिमूव हेयर्स फ्रॉम बॉडी। किसकी बॉडी से? जो वुड ईटिंग एनिमल होते हैं, यानी जो जैसे भेड़ है, और हमारे इंडिया में तो मोस्टली भेड़ होती है, अंगोरा गोट होती है, ठीक है। उसकी स्किन से जैसे हम अपने बाल काटते हैं ना, जैसे नाई लोग बाल काटते हैं, तो बिल्कुल इसी प्रोसेस के द्वारा उसके हेयर्स को क्या किया जाता है? उसकी बॉडी से अलग किया जाता है, विदाउट हंटिंग द शिप। यानी शिप को हम नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको हर्ट नहीं करते, बिल्कुल आरामदायक तरीके से उसकी बॉडी से हेयर को रिमूव किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेप है स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब होता है हेयर्स आर वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीसेस। उसके बाद जब ये हटा दिया आपने, ये रिमूव, ये बाल उसकी बॉडी से हटा दिए, यानी एक तरीके से बिल्कुल उसका जैसे मुंडन करते हैं ना, बिल्कुल बाल सारे साफ़ कर देते हैं, ऐसे ही फिर नए बाल उगाते हैं उसके, ठीक है। तो इस स्कोरिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जो कटे हुए बाल थे उसके, उनको क्या किया जाता है कि पानी के टैंक में डाला जाता है और इनको वॉश किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, ठीक है। उनको ताकि क्या हो, उससे वो ग्रीस हट जाए। ग्रीस मतलब कुछ गंदगी वगैरह कुछ हो, या ऑयल वगैरह कुछ हो, वो सब उसके बालों से हट जाए, और जो हेयर होते हैं वो कैसे हो जाए, फाइबर कैसे मिल जाए आपको, नीट एंड क्लीन। ओके, थर्ड स्टेप है आपका शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या होता है कि इन फैक्ट्रीज हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड, ठीक है। फैक्ट्री में क्या किया जाता है, इसके बाद जब हमने इसको पहले रिमूव किया, फिर धोया, उसके बाद क्या किया, इनको फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ पे अलग अलग तरीके के फाइबर को सेपरेट किया जाता है। कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई कुछ कैसे भी होगा, अलग अलग टेक्सचर होता है। तो उन टेक्सचर के मतलब अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। सेपरेशन हो गया मतलब। फोर्थ स्टेप आपका हुआ स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर रिमूव्ड। अब जो सेपरेट करने के बाद जो उस फाइबर में कुछ गोले गोले फ्लपी होते हैं, बर्ड्स बोलते हैं उनको। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी स्वेटर में भी कभी कभी गोले गोले निकल आते हैं, ठीक है, आप उसको हाथ से हटाते हो, तो बिल्कुल ऐसे ही ब्लबिंग बोलते हैं उसको, जो स्वेटर में आपके गोले गोले, ऊनी स्वेटर में गोले गोले हो जाते हैं ना कभी कभी। तो इसी तरीके से इस फाइबर में से भी बर्ड्स को हटाया जाता है, और तब उसको और अच्छा साफ़ सुथरा बनाया जाता है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप है आपका कलरिंग। उसके बाद जब ऊन हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई, मतलब जो फाइबर हमारा ऊन का था वो क्लियर हो गया, सब चीज़ हमने उसमें से रिमूव कर दी, तो उसके बाद उसकी कलरिंग की जाती है, ठीक है। उसको मनचाहा कलर दिया जाता है, और डाई भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कलरिंग का प्रोसेस होता है उसके बाद। नेक्स्ट है आपका स्टेप 6 है आपका रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है कि इस फाइबर को अच्छे से कॉम्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन, और उसको रोल्ड किया जाता है लॉन्ग यार्न एंड शॉर्ट यार्न में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने 6 क्लास में क्या पढ़ा था बेटा, कि जो फाइबर होता है, फाइबर से क्या बनता है, यार्न बनता है, यानी फाइबर से थोड़ा सा मोटा, ठीक है, उसको बोलते हैं यार्न। तो यहाँ पर देखिए, जब हमारी ऊन बिल्कुल साफ़ हो गई, कलर हो गया, हर चीज़ हो गई, तो लास्ट में उसको रोल किया जाता है, अलग अलग यार्न में लॉन्ग किया, मतलब रोल किया जाता है। कोई लंबा होगा तो लंबे को लंबे के साथ, शॉर्ट होगा तो शॉर्ट को शॉर्ट के साथ, ऐसे इसको रोल किया जाता है। अब ये देखिए, ये पिक्चर भी मैंने इसमें एक डाली है आपकी, ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि कैसे इसकी शेयरिंग की जाती है। यहाँ देखिए, इसमें पिक्चर में देखिए कैसे शीप की शेयरिंग की जाती है, उसके बाद इसको स्कोर किया जाता है, उसके बाद कैसे इसको मतलब सेपरेशन किया जाता है, लास्ट में इसकी रोलिंग की जाती है। ये आपको दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। अब इसमें आपका जो नेक्स्ट है, जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, वो है आपकी वो है आपकी सिल्क, ठीक है।
नेक्स्ट जो स्लाइड है आपकी वो क्या है आपकी सिल्क वाली। सिल्क बनाई है, सिल्क के बेस पे बनाई है, क्योंकि जो हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर मतलब 7th क्लास में बेटा आपके पास सिर्फ क्या है, एनिमल फाइबर्स हैं। ठीक है, आपने 6 में तो पढ़े थे कि नेचुरल फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, सिर्फ एनिमल फाइबर्स के बारे में। ठीक है, तो एनिमल सेकंड फाइबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया, वूल यानी ऊन, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, उससे किस तरीके से यान बनाए जाते हैं, धागा बनाया जाता है। अब सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपकी जो स्लाइड दिख रही है ये क्या है, इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये क्या है आपका सिल्क, सिल्क, और ये कुछ इस तरीके से ये जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं इस तरीके से सिल्क प्राप्त होता है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो सिल्क होता है वो सिल्क फाइबर भी एक एनिमल फाइबर है। ठीक है, जो सिल्कवॉर्म से प्राप्त होता है, ये आपको पता है। ठीक है, द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि सॉरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने सिल्क लिखना था लेकिन ये शायद कट हो गया, मतलब ये बाय मिस्टेक गलत से टाइप हो गया, कोई बात नहीं। तो आप देख लें इसको कि द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, सिल्क लिखा है ये। ठीक है बेटा, ये गलत थोड़ा टाइप नहीं हुआ ये, तो ये क्या है आपका सिल्क, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सिल्क लिखा है। तो द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी जो रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है, मतलब रेशम निकालने के लिए, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस विधि को हम सेरीकल्चर कहते हैं। साइंस में एक सेरीकल्चर का एक अलग से टॉपिक होता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, अब सिल्क के बारे में जानने से पहले, सिल्क के बारे में जानने से पहले कि सिल्क कैसा होता है, क्या होता है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उससे पहले हम थोड़ा सा सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल को थोड़ा देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें 2-3 डायग्राम मैंने डाउनलोड करके इस पर आपको पेस्ट करा था, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, जूम शायद ये नहीं हो रहा है, फिर भी आपको दिख रहा होगा, जब आप देखोगे वीडियो तो आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो जो ये सिल्क वॉर्म है इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, कैसे चलती है इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म होती है, फीमेल सिल्क वॉर्म, वो क्या करती है, एग देती है, बहुत छोटे छोटे क्या देती है, अंडे देती है। किस पे, मलबरी लीव पे। ठीक है, मलबरी लीव यानी सहतूत की पत्तियों पे एग देती है। ठीक है, इन एग से धीरे धीरे क्या बनता है, एक लार्वा बनता है। लार्वे को क्या बोलते हैं बेटा, लार्वे को बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है, और ये थोड़ा फिर बड़ा होता है, 20-25 दिनों में बड़ा होता है, और ये देखिए आपको पूरा कोकून एक दिख रहा है। ये कोकून क्या करता है, अपने चारों तरफ सिल्क को ऐसे ऐसे रोल रोल करके स्पिन करता है। ठीक है, क्लियर, और लास्ट में क्या बनता है आपका, एडल्ट सिल्क वॉर्म। क्लियर हो गया आपको, ओके। अब ये तो थी इसकी लाइफ साइकिल। अब आप देखो नीचे, अब आपका है नेक्स्ट आपका रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, रेयरिंग का मतलब हुआ कि रेयरिंग का मतलब हो गया कि मधुमक्खियों को कैसे वो किया जाता है। ठीक है, कैसे पाला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे उनसे सिल्क निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि द एग लेड बाय फीमेल सिल्क वॉर्म आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लोथ्स और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क फार्मर। ठीक है, इस लाइन को देखिए, फर्स्ट वाली लाइन को, कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है उसके द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं उसको क्या किया जाता है, अच्छे से स्टोर किया जाता है सावधानीपूर्वक, और किस में लपेटा जाता है, उसको कपड़े में लपेटा जाता है या फिर पेपर में लपेटा जाता है, और उसके बाद उसको किसको दिया जाता है, फार्मर को, जो कि सिल्क निकालने का काम करते हैं। ठीक है, उन किसानों को दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका कि सेकंड वाला पॉइंट देखिए, जूम करती हूँ मैं, सेकंड वाला पॉइंट कि द फार्मर कीप एग अंडर सुटेबल कंडीशन।
अब जब फार्मर को ये हमने दे दिया तो फार्मर क्या करते हैं, इसको सूटेबल कंडीशन, सूटेबल मतलब जहाँ पर ये सिल्क वॉर्म अच्छे से पनप सकता है, उसको खाना मिले, उसके लिए टेम्परेचर अच्छा हो, उसके लिए जो ह्यूमिडिटी है वो अच्छा हो, मतलब हर तरीके से उसके जीने के लिए अच्छी कंडीशन देना, ये कौन देता है उसको, ये देता है फार्मर, जब इसको फार्मर को दिया जाता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका ये अब नेक्स्ट है आपका थर्ड है आपका कि सॉरी थोड़ा रुक गई थी मैं। थर्ड पॉइंट है आपका, दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव। ठीक है। अब ये जो फार्मर्स होते हैं वो सिल्क वॉर्म को किसी भी कंडीशन में अच्छी सिचुएशन में रखते हैं उसको, लेकिन कब दिया जाता है ये उनको, फार्मर्स को कब दिया जाता है कि जब शहतूश की पत्तियां, मतलब नई नई कोंपलें आ रही होती, फ्रेश क्रॉप हो रही होती है शहतूश की। ठीक है। शहतूत की जो अच्छी क्रॉप हो रही होती है, मतलब फ्रेश क्रॉप हो रही होती है, उस टाइम ये फार्मर को दिया जाता है, ताकि क्या करें वो, द लीव्स द लार्वा ईट मलबरी लीव्स बाय डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इन साइज, ताकि वो मलबरी लीव को खाकर हर दिन अपना साइज में बढ़ते रहें, यानी बड़े होते रहें। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि द लार्वा आर केप्ट इन द क्लीन बैम्बू ट्रेज along विद फ्रेश चॉप्ड मलबरी लीव। फिर उसके बाद क्या करते हैं किसान, जो सिल्क वॉर्म निकालते हैं, वो सिल्क निकालते हैं, वो क्या करते हैं कि उस लार्वा को, जब लार्वा निकल आता है ना, जब अंडे उसके फूट जाते हैं, मतलब हैच हो जाते हैं, उसके बाद जो लार्वा निकलता है, लार्वे को क्या करते हैं वो लोग कि बैम्बू ट्री में, बैम्बू यानी बांस की ट्रे में रखते हैं, और उसमें क्या करते हैं, पत्तियों को काट काट के, छोटी छोटी पत्तियों को जैसे चारा बनाते हैं ऐसे काट काट के उन ट्रेज में डाला जाता है, और उसमें किसको डाला जाता है, लार्वे को डाला जाता है। ठीक है। वो उसको खाता रहता है और बड़ा होता रहता है। ठीक है। After 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to spin cocoons। अब जब 20-25 दिन बाद, यानी 25-30 दिन बाद जो लार्वा होता है वो क्या करता है, जो लार्वा मीन्स कैटरपिलर, उसको कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है। तो जो कैटरपिलर होता है वो 20-25 दिन बाद बहुत बड़ा हो जाता है, और वो खाना बंद कर देता है और मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और जो बांस की टोकरियाँ होती हैं, यानी ट्रेज होती हैं, उनके ऊपर वो चढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है। और उसमें जो सिल्क होता है उस जो कोकून होता है उसको ऐसे ऐसे करना, मतलब रोल करना स्टार्ट कर देता है, सपोज इस तरीके से उसकी उस पर स्पिन करना स्टार्ट कर देता है, जैसे ये कोकून है और कोकून के ऊपर ऐसे 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 इस तरीके से होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपकी प्रोसेसिंग सिल्क, कि सिल्क, हमने सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल भी पढ़ी, और कैसे कैसे सिल्क बनता है वो भी पढ़ा। अब सिल्क जब बन गया, कोकून बन गया हमारा, कोकून यानी थ्रेड बन गया कच्चा, जैसे हमने ऊन में करते थे ना, उसकी बॉडी से निकालते थे, तब उसको वॉश करना, ये सब करना, ऐसे ही सिल्क में भी कि जब सिल्क निकल गया तो उसको एक अच्छी फॉर्म में कैसे लाते थे। ठीक है। तो द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्ट्रीम। ठीक है। कि जो कोकून होता है, कोकून यानी उसके चारों तरफ सिल्क ऐसे लपेटा होता है, तो कोकून को तब क्या किया जाता है, या तो सन में रखा जाता है, धूप में रख जाता है, या तो उसको बॉइल्ड किया जाता है अच्छे टेम्परेचर में। ठीक है। मतलब जो उसके लिए सूटेबल हो। ठीक है। और या तो उसको एक्सपोज किया जाता है स्टीम में, स्टीम का मतलब होता है भाप में। ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी तरीके करके कोकून को उसमें रखा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। इस पहले वाले प्रोसेस के द्वारा, चाहे कुछ भी हो, मतलब धूप में रखो, चाहे बॉईल करो, चाहे उसको एक्सपोज करो भाप में, तो इन तीनों प्रोसेस में से कोई से भी प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो सिल्क फाइबर है वो अलग हो जाता है। ठीक है। सिल्क फाइबर अलग हो जाता है, और तब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स from the cocoon for use as silk the process of taking out thread from the cocoons used for silk is, इसको क्या बोलते हैं, रीलिंग। इसको क्या बोलते हैं, रीलिंग कहा जाता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, रीलिंग कहा जाता है। ठीक है।
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग कहा जाता है। जैसे उसमें रोलिंग होता था ना, इसमें रीलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन आपको छोड़ दी है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सिल्क, यहाँ पे था ना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड, अच्छा ये लिखा है नीचे, सॉरी ये नीचे वाली लाइन में है, सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। इसको क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क कहा जाता है बेटा, ठीक है। ये वाला यहाँ पर कॉमा है और ये कॉमा करके इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो जब सिल्क निकाला जाता है कोकून से इस प्रोसेस के द्वारा, मतलब धागा बनता है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है सिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, आपकी साड़ीज़ बनाई जाती हैं और बहुत महंगे होते हैं सिल्क, इससे बहुत वेयरिंग क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे फेमस तो साड़ीज़ होती हैं सिल्क की। क्लियर, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।